हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री ऑफ सॉक्स, यानी कि ऑक्साइड ऑफ सल्फर की केमिस्ट्री। सल्फर के जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं उनकी केमिस्ट्री हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। माई सेल्फ अंकुश शुक्ला। सल्फर में मेनली हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री सल्फर डाइऑक्साइड की। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? सल्फर डाइऑक्साइड की केमिस्ट्री पढ़ेंगे। तो सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2। तो इसकी केमिस्ट्री पढ़ने से पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड के प्रॉपर्टी क्या है, गुण क्या है, कहाँ पाई जाती है। ठीक है, इस सब चीजों के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं, यानी इसका परिचय जान लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हम इसके व्यवहार के बारे में जानेंगे। तो जो SO2 है यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड है, ये क्या होता है? टॉक्सिक होता है। SO2 इज ए टॉक्सिक गैस विथ इरिटेटिंग स्मेल, यानी कि जो इसकी गंध होती है वो तीखी होती है। ओके, इसके बाद SO2 क्या होता है? हाईली रिएक्टिव गैस होती है। ठीक है, अगर सॉक्स ग्रुप की पूरी बात करें तो सॉक्स में जो SO2 है वो हाईली रिएक्टिव होती है, यानी कि किसी भी चीज के साथ आसानी से रिएक्शन कर लेती है। ठीक है, तो SO2 इज हाईली रिएक्टिव इन सॉक्स ग्रुप। ओके, इसके बाद हम SO2 को ही क्यों यहां पर कंसीडर कर रहे हैं, SO2 को ही क्यों पढ़ रहे हैं? तो इसका रीजन ये है कि एटमॉस्फेयर में SO2 के कंपैरिजन में जो अदर सॉक्स ग्रुप की गैसें हैं, ठीक है, जैसे SO, ठीक है, और SO3, तो ये सारी चीजें जो है इनका जो कंसंट्रेशन है बहुत कम होता है। ठीक है, इसको लिख देते हैं अदर गैसेस ऑफ सॉक्स are found in the atmosphere much lower concentration than SO2, यानी कि SO2 की तुलना में बाकी जो भी गैसें हैं सॉक्स ग्रुप की, उनका कंसंट्रेशन बहुत ही कम होता है। इसीलिए हम सिर्फ यहां पर SO2 को कंसीडर कर रहे हैं। ओके, अगला क्या पॉइंट होगा SO2 के बारे में? तो SO2 कहां से मिलता है? SO2 फॉर्म, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड कहां से निकलता है? सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है फॉसिल फ्यूल के कंबशन पे। SO2 form when fossil fuel burn at high temperature. SO2 form when fossil fuel यानी कि जीवाश्म ईंधन fossil fuel burn at high temperature। ठीक है, तो फॉसिल फ्यूल में ज्यादा तापमान पे जब जलते हैं तो वहां से क्या निकलता है? आपका सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलता है। ठीक है, अब यहां पर मैंने एक चीज कहा SO2 टॉक्सिक, बट कब टॉक्सिक होता है? SO2 तभी टॉक्सिक होगा जब इसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। ठीक है, SO2 इज टॉक्सिक एट हायर कंसंट्रेशन। ओके, SO2 कब टॉक्सिक होगा? जब इसका कंसंट्रेशन हाई होगा। इसके अलावा SO2 क्या करता है? SO2 एसिड रेन का फॉर्मेशन करता है। SO2 फॉर्म एसिड रेन। ठीक है, SO2 फॉर्म एसिड रेन एंड एक चीज का करता है एरोसोल्स का। कौन से एरोसोल्स का? सल्फेट एरोसोल्स का फॉर्मेशन करता है। इसकी और क्या क्या प्रॉपर्टी है इसको मैं मिटा लेता हूं, फिर बताता हूं। SO2 जो है ये पानी में आसानी से घुल जाता है, यानी पानी के साथ इसका बहुत ही प्रगाढ़ प्रेम है, अत्यधिक प्रेम है भाई इसका। तो ये यानी कि ये हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है। ठीक है, SO2 हाइड्रोफिलिक इन नेचर। ठीक है, क्या होता है? जो SO2 है वो हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है, यानी कि पानी में आसानी से घुल जाता है।
और जब पानी में आसानी से घुलता है तो क्या करता है, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। जब पानी में घुलता है तो क्या करता है, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, और सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है वही एसिड रेन के रूप में क्या होता है, प्रेसिपिटेट होता है। SO2 dissolve in cloud droplets। क्लाउड ड्रॉपलेट्स यानी कि जो मॉइस्चर होता है, ठीक है, वेपर्स होते हैं, उनमें क्या होता है, आसानी से घुल जाता है। क्यों घुल जाता है, ऊपर मैंने रीजन बता दिया है, क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है। SO2 dissolve in cloud droplets and oxidized form H2SO4। इसका फॉर्मेशन करता है, H2SO4 का फॉर्मेशन करता है, जैसे जो एसिड रेन के रूप में प्रेसिपिटेट हो जाता है। ठीक है, तो एक कुछ चीजें थी, ठीक है, बेसिक चीजें थी SO2 के बारे में, उसके प्रॉपर्टी के बारे में। इसके बाद हम जान लेते हैं कि SO2 का सोर्स क्या होता है, यानी कि जो सॉक्स है, ऑक्साइड ऑफ सल्फर है, उनके सोर्सेज क्या है, स्रोत क्या है, कहां से निकलती हैं। तो जैसे एयर पोल्यूशन में मैंने बताया था कि दो तरह के सोर्सेज होते हैं, एक आपका होता है नेचुरल सोर्स, दूसरा आपका होता है एंथ्रोपोजेनिक सोर्स। तो पहला कौन सा सोर्स होगा, मैं लिख लेता हूं, सोर्स ऑफ सॉक्स। ओके, तो दो तरह के सोर्स होंगे। कौन कौन से सोर्स होंगे, एक आपका नेचुरल सोर्स होगा, कौन सा होगा पहला, अब एक का नेचुरल होगा, नेचुरल सोर्स होगा, दूसरा आपका होगा एंथ्रोपोजेनिक, यानी कि इसे आप मैन मेड भी कहते हो, एंथ्रोपोजेनिक, या फिर इसे मैन मेड कहते हो, आप इसे आर्टिफिशियल सोर्स भी कहते हो। ठीक है, तो ये दो तरह के सोर्स हो गए, नेचुरल सोर्स यानी कि प्राकृतिक स्रोत, और एंथ्रोपोजेनिक सोर्स यानी कि मानव जनित, जो हमारी क्रियाकलापों के द्वारा जो हम करते हैं, ठीक है, जैसे इंडस्ट्रीज, यातायात के साधन, तो इनके द्वारा जो सॉक्स का प्रोडक्शन होता है, जहां से सॉक्स रिलीज होती है। तो एक एक हम पढ़ लेते हैं। तो पहले हम पढ़ लेते हैं नेचुरल सोर्स। ठीक है, नेचुरल सोर्स से कहां कहां से निकलता है, तो जो नेचुरल सोर्स का टोटल कंट्रीब्यूशन है इमिशन में, वो टोटल 1% है। कितना है, टोटल 1% है। सिर्फ 1% सॉक्स क्या होता है, नेचुरल सोर्सेज से रिलीज होती है। तो कौन कौन से सोर्सेज हैं, वोल्केनिक इरप्शन, वोल्केनिक इरप्शन, ठीक है, वोल्केनिक इरप्शन। दूसरा आपका है ओशियन, ओशियन से क्या निकलता है, DMS। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं पिछली वीडियोज में। एंड DMS का मतलब है डाई मेथिल सल्फर। क्या है, डाई मेथिल सल्फर, ठीक है, जो फाइटोप्लैंक्टन के बॉडी से निकलता है। ठीक है, तीसरा आपका है बायोजेनिक सोर्स, बायोजेनिक सोर्स, ठीक है, और फोर्थ आपका है फॉरेस्ट फायर। ठीक है, तो इन सोर्सेज से, इन जो सारी सोर्सेज हैं, चार मेन सोर्सेज हैं, और भी सोर्सेज हैं, तो बस सिर्फ हमने ये चार यहां पर कंसीडर किए जो मेन है। इन सोर्सेज से नेचुरली सल्फर डाइऑक्साइड का जो सॉक्स के अदर गैसेज हैं, उनका जो है इमिशन होता है, और इनका जो टोटल कंट्रीब्यूशन है ओनली 1% होता है। ठीक है, इसके बाद हम दूसरा जान लेते हैं। दूसरा क्या हमारा है, एंथ्रोपोजेनिक सोर्स है। एंथ्रोपोजेनिक सोर्स है यानी कि मैन मेड सोर्स। ठीक है, तो एंथ्रोपोजेनिक सोर्स में कौन कौन से चीजें हैं जो आती हैं, तो सबसे पहला है आपका फॉसिल फ्यूल का कंबशन। देखो, जो सल्फर है सबसे ज्यादा रिलीज होता है फॉसिल फ्यूल के कंबशन पर। ठीक है, जब फॉसिल फ्यूल का ऑक्सीजन की उपस्थिति में हाई टेम्परेचर पर जलता है, तो वहां से निकलता है आपका SO2 का फॉर्मेशन होता है, सॉक्स का फॉर्मेशन होता है, वहां से प्रोड्यूस होती है। क्यों होती है, क्योंकि जो फॉसिल फ्यूल है, ठीक है, जो फॉसिल फ्यूल है उनमें क्या होता है, सल्फर मौजूद रहता है। ठीक है, तो जैसे पावर प्लांट की बात कर लें, तो सबसे ज्यादा कहां निकलता है, पावर प्लांट से सबसे ज्यादा निकलता है, पावर प्लांट से। ठीक है, कौन से पावर प्लांट से, कोल बेस्ड पावर प्लांट से, कोल बेस्ड पावर प्लांट से सबसे ज्यादा निकलता है। कोल बेस्ड पावर प्लांट से क्यों निकलता है, क्योंकि पावर प्लांट्स में कोयले से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। कौन से कोयले से बनाती है, कोयला चार प्रकार का होता है।
कौन कौन सा? एक आपका हो गया एंथ्रेसाइट, दूसरा हो गया आपका बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। तो इसमें हम सबसे ज्यादा पीट कोल का इस्तेमाल करते हैं, और पीट कोल में क्या होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में आपका सल्फर पाया जाता है। तो जब हम इसको बर्न करते हैं, पीट कोल को बर्न करते हैं, तो वहां से क्या निकलता है, सल्फर रिलीज होता है, एरोसोल्स के फॉर्म में, फ्लाइज के साथ, ओके, और दूसरा गैस के फॉर्म में, ठीक है। इसके अलावा कहां से निकलता है आपके, ट्रांसपोर्ट से, ट्रांसपोर्ट से, ठीक है, क्योंकि हम ट्रांसपोर्ट में भी क्या करते हैं, फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कहां निकलता है, जो स्टोव होते हैं, कोल भरने की स्टोव यानी कि अंगीठी, ठीक है। आप रोड पे निकलते हो, चौराहों पे जो चाय की दुकानों पर जो भट्टियां जलती हैं, वो किससे जलती हैं, कोयले से जलती हैं, और फिर वहां से भट्टियां कोयले से जलती हैं, तो कोयले में सल्फर पाया जाता है, तो वहां से क्या निकलेगा, आपका सॉस ग्रुप की गैसेज निकलेंगी, यानी SO2, बाकी जो सारी गैसेज हैं, ठीक है। तो कोल बर्निंग स्टोव से निकलती हैं, ठीक है। और कहां से निकलती हैं, एग्रीकल्चर से निकलता है, एग्रीकल्चर से निकलता है। जब हम जो पराली बचता है उसका हम उसमें आग लगा देते हैं, तो वहां से भी क्या निकलता है, आपका सल्फर रिलीज होता है। इसके अलावा रिफाइनरीज एक मेन सोर्स है, क्या, रिफाइनरीज, रिफाइनरीज यानी कि जहां पर हम क्रूड ऑयल को सेपरेट करते हैं या शुद्ध करने का काम करते हैं, ठीक है। तो वहां से सल्फर रिमूव करने का काम होता है, वहां पे सल्फर रिमूव करने का वहां पर काम होता है, तो वहां से बहुत ही ज्यादा मात्रा में सल्फर निकलती है। तो रिफाइनरीज हो गई एक, जहां से बहुत ज्यादा मात्रा में सल्फर रिलीज होता है। इसके अलावा कहां से निकलता है, हीटर से निकलता है। इसके अलावा हीटर से भी क्या निकलता है, आपका सॉक्स रिलीज होता है। तो आपका नेचुरल सोर्स और एंथ्रोपोजेनिक सोर्स हो गया, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं, ये जो सॉक्स है, इसका इफेक्ट क्या पड़ता है एनवायरनमेंट पे और ह्यूमन बींग्स पर या फिर एनिमल्स पर, क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो हम इसके बाद इफेक्ट देखेंगे कि क्या क्या इफेक्ट पड़ता है सॉक्स का। और एक वीडियो जो है सॉक्स की केमिस्ट्री है, लगभग 2 या 3 पार्ट में बनेगी, क्योंकि नहीं तो वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी। तो इसको भी नॉक्स की तरह 2 या 3 पार्ट में बनाएंगे। तो हम पढ़ लेते हैं इसमें इफेक्ट ऑफ सॉक्स, सॉक्स के क्या क्या इफेक्ट हैं। तो जो पहला इफेक्ट हम लिख रहे हैं इसमें, कोरोनियल हेज, कौन सा है, कोरोनियल हेज, ठीक है, इसका कोरोनियल हेज फॉर्म होता है। दूसरा क्या है, ब्रीथिंग डिफिकल्टीज, सांस लेने में प्रॉब्लम, ब्रीथिंग डिफिकल्टीज, ठीक है। और क्या होता है इसके, एयरवेज इन्फ्लामेशन, एयरवेज इन्फ्लामेशन का मतलब क्या हुआ, एयरवेज इन्फ्लामेशन का मतलब हुआ जो वायु मार्ग है, रिस्पिरेटरी सिस्टम है, यहां पर सूजन आ जाती है, ठीक है। अगर इसका हम ज्यादा कंसंट्रेशन इनहेल कर लेते हैं, इसके एक्सपोजर में आते हैं, एयरवेज इन्फ्लामेशन, ओके। अगला जो इफेक्ट है, आईज इरिटेशन। तो आप देखते होंगे जब आप ज्यादा ट्रैफिक होती है, रोड पर निकलते हैं, तो आंख में जलन होती है, आंख लाल हो जाता है या आंख से पानी गिरने लगता है, क्यों होता है, इसी सॉक्स के कारण होता है, ठीक है, आईज इरिटेशन। इसके अलावा क्या होता है, डेड एक्वेटिक लाइफ, डेड एक्वेटिक लाइफ। अब डेड एक्वेटिक लाइफ यानी कि एक्वेटिक सिस्टम इससे कैसे डेड हो जाता है, तो अभी मैं ऊपर बताया कि जो SO2 है, जो सल्फर है, ये हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है, यानी कि जल स्नेही होता है, पानी में आसानी से घुल जाता है। तो क्या होता है, जब ये पानी आसानी से घुल जाता है, या फिर जब एसिड रेन होता है, तो एसिड रेन क्या करता है, जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है, जैसे आपका लेक हो गया या फिर आपका तालाब हो गया, पॉन्ड हो गया, तो इसमें क्या करता है, वाटर को एसिडिक बना देता है, ठीक है, वाटर को एसिडिक बना देता है, उसका पीएच लेवल चेंज कर देता है, जिससे एक्वेटिक इकोसिस्टम डेड हो जाता है या इफेक्ट करता है, ठीक है। अगला क्या है आपका, साइकिक अल्ट्रेशन। इसके अलावा अगला क्या है हमारा, साइकिक अल्ट्रेशन, साइकिक अल्ट्रेशन, ठीक है, यानी कि मानसिक स्थिति पर प्रभाव पड़ता है,
ठीक है, इसके ज्यादा एक्सपोजर में रहने से सोचने समझने की क्षमता है धीरे धीरे क्या होती है, कम हो जाती है। अगला हमारा इफेक्ट क्या होगा, अगला सॉक्स का इफेक्ट होगा पल्मोनरी ओडिमा। पल्मोनरी ओडिमा, ठीक है, पल्मोनरी ओडिमा यानी कि जो संचार पतन, सॉरी पल्मोनरी ओडिमा, जो फेफड़ों का फुलाव है, जो सांस लेने में फेफड़े फूलते और सिकुड़ते हैं, उसमें चेंजेस होने लगते हैं। ओके, अगला है हार्ट फेलियर। आपका 8 है आपका हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर और इसके कारण क्या होता है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, रक्त संचार जो होता है वो क्या होता है, कोलैप्स कर जाता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कोलैप्स कर जाता है। तो ये सारे जो रहे आपके क्या रहे, इफेक्ट रहे, इसके सॉक्स के इफेक्ट रहे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। और अगर आपका कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।